नमस्कार, राजधानी एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा, गंगा दीप महोत्सव का सीएम धामी करेंगे शुभारंभ। श्रद्धालु के साथ दीप जलाकर सहभागिता करेंगे और 3 लाख से ज्यादा दीपों से जगमग होंगे घाट। गंगा आरती में भी सीएम धामी होंगे शामिल। पन्नालाल भल्ला स्टेडियम का करेंगे लोकार्पण। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। देखिए, 3 लाख से ज्यादा दीपों से जगमग होंगे घाट। पन्नालाल भल्ला स्टेडियम का लोकार्पण किया जाएगा। हरिद्वार दौरे पर मुख्यमंत्री धामी, गंगा आरती में भी सीएम धामी जो हैं शरीक होंगे, शामिल होंगे। इसके साथ पन्नालाल भल्ला स्टेडियम का लोकार्पण भी उनके द्वारा किया जाएगा। और देखिए, चूंकि मुख्यमंत्री का दौरा, ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। दीप महोत्सव होना है पूरे जोर शोर से और तमाम तैयारियां उसके मद्देनजर कर ली गई हैं। 3 लाख से ज्यादा दिए बताए जा रहे हैं जो कि प्रज्वलित किए जाएंगे, जलाए जाएंगे। हरिद्वार दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके दौरे के मद्देनजर तमाम तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर गंगा दीपोत्सव का आयोजन, सीएम धामी करेंगे गंगा दीपोत्सव का शुभारंभ। 52 घाटों पर 3 लाख से ज्यादा दीपक प्रज्वलित होंगे। 500 ड्रोन का शो आकर्षण का केंद्र होगा इस दौरान। और देखिए, संध्या आरती का आयोजन भी किया जा रहा है। हर की पौड़ी पर ड्रोन शो का आयोजन होना है। मशहूर सिंगर कन्हैया मित्तल देंगे प्रस्तुति भी। 4000 वॉलंटियर्स इस दौरान मौजूद रहने वाले। उत्तराखंड स्थापना दिवस को लेकर धनमगरी हरिद्वार में आज गंगा दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हरिद्वार के 52 घाटों पर 3 लाख से ज्यादा दीपक जलाए जाएंगे। इस कार्यक्रम में 4000 वॉलंटियर शिरकत करेंगे। साथ ही कार्यक्रम के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तमाम तैयारियां की गई हैं। इसके अलावा यह भी बता दें कि ड्रोन शो होना है, भव्य ड्रोन शो। इस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन के साथ भजन संध्या का भी आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। कार्यक्रम से पहले जिला प्रशासन ने हरिद्वार में 500 ड्रोन के साथ शो का ट्रायल किया है। इस दौरान हर की पैड़ी के आसपास प्रधानमंत्री मोदी और सीएम धामी की छवियां उकेरी गई हैं। इसे लेकर जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने बताया कि शाम के समय हरिद्वार हर की पैड़ी पर भव्य ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 500 ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। इस कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम धामी करेंगे। कार्यक्रम के बाद भजन संध्या आयोजित की जाएगी, जिसमें मशहूर सिंगर कन्हैया मित्तल अपनी प्रस्तुति देंगे, प्रेजेंटेशन देंगे। आयोजन किया गया है जो गंगा दीपोत्सव है और इसमें कई प्रकार के कार्यक्रम होने हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी है, वो स्वयं आ रहे हैं और प्रतिभाग कर रहे हैं। सबसे पहले भल्ला स्टेडियम जो नया निर्माण किया गया है, भल्ला स्टेडियम का उद्घाटन किया जाएगा। उसके पश्चात हर की पौड़ी पर नवनिर्मित चौकी का उद्घाटन किया जाएगा और तत्पश्चात जो गंगा आरती है, गंगा आरती में प्रतिभाग होगा। उसके पश्चात ड्रोन शो का आयोजन होगा। ड्रोन शो में विभिन्न प्रकार की धार्मिक एवं सांस्कृतिक आकृतियां आसमान में ड्रोन के माध्यम से बनाई जाएंगी, तो उनका प्रदर्शन होगा। और ड्रोन शो के पश्चात फिर गंगा दीपोत्सव होगा, जिसमें लगभग 52 घाटों पे लगभग 3 लाख। तो देखिए, उत्तराखंड स्थापना दिवस है और तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं गंगा दीपोत्सव कार्यक्रम में, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। 53 घाटों पर जलाए जाएंगे 3 लाख दिए। 4000 वॉलंटियर्स हैं जो यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। संध्या आरती का आयोजन किया गया है, जहां पर सीएम पहुंचेंगे, चीफ गेस्ट सीएम बनेंगे, शुभारंभ करेंगे पुष्कर सिंह धामी। तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। हर की पौड़ी पर ड्रोन शो का आयोजन भी किया जाएगा। इसके अलावा मशहूर सिंगर कन्हैया मित्तल यहां प्रस्तुति देंगे। स्थापना दिवस पर गंगा दीपोत्सव कार्यक्रम है, तो देखिए तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और भव्य तैयारियां की गई हैं। खूबसूरत बनाया गया है पूरे हरिद्वार को और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चूंकि खुद जो मुख्यमंत्री हैं वो बतौर चीफ गेस्ट यहां पर पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के स्थापना दिवस को लेकर आज हरिद्वार में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आज शाम हरिद्वार के हर की पौड़ी में दीपोत्सव होना है।
इससे पहले एक ऐसा वीडियो सामने आया जो आज चर्चा में है। दरअसल इस मौके पर हरिद्वार के हर की पौड़ी पर होने वाले दीप महोत्सव के लिए वॉलंटियर्स को लाने के लिए कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। बता दें कि नगर पंचायत लंढौरा ने कूड़ा उठाने वाली गाड़ी का इस्तेमाल किया, जिसका जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद जिम्मेदार अधिकारियों की हर ओर आलोचना हो रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सफाई कर्मचारी और वॉलंटियर्स को कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों में खड़े होकर पौड़ी पर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, संजय पुंडीर। संजय, सबसे पहले तो चूंकि वीडियो का हम जिक्र कर रहे हैं और दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को, तो इस वीडियो की सत्यता के बारे में बताइए, क्या हकीकत है इसकी? देखिए, आज हरिद्वार में एक भव्य दीप महोत्सव हो रहा है जिसमें करीब 4000 वॉलंटियर्स हरिद्वार हर की पौड़ी पर पहुंचेंगे और वहां दीप आयोजन है उनको कहीं ना कहीं दीप लगाने का वहां कार्य करेंगे। लेकिन उससे पहले इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। जो वॉलंटियर्स हैं जगह जगह से, लंढौरा पंचायत का ये वो वीडियो है जहाँ जो वॉलंटियर्स है, सफाई कर्मी है, वो कूड़ा डालने वाली गाड़ी से लाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं यह वीडियो शर्मसार कर रहा है। एक और भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है तो दूसरी ओर इस तरह का वीडियो कहीं ना कहीं अपने आप में शर्मसार है। हालांकि इसको लेकर जो संबंधित अधिकारी हैं उन पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। हम देख रहे हैं कि आज हरिद्वार के कई हिस्सों से जो कर्मचारी हैं वो हर की पौड़ी लाए गए हैं। बावजूद इसके अगर लंढौरा पंचायत की बात की जाए तो वहां से जो सफाई कर्मी लाए गए हैं वो कूड़ा डालने वाली गाड़ियों से लाए गए हैं। यानी वहां के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे एक बस का प्रबंध नहीं हुआ है ताकि जो कर्मचारी हैं वो हर की पौड़ी तक। क्या इस बाबत प्रशासन से सवालात पूछे गए हैं, उनसे जवाब मांगा गया है? क्या कुछ प्रतिक्रिया उन्होंने दी है? क्या वो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? उनका मानना है कि वाकई में उन प्रबंध नहीं किए गए हैं कर्मचारियों को उनके गंतव्य तक लाने के लिए और इस तरह से उन्हें मजबूरन कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों में सवार होकर पहुंचना पड़ रहा है? देखिए, संबंधित अधिकारी से जब हमने इस संबंध में बातचीत करना चाहे तो वो कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आए हैं। हालांकि इसको लेकर जब वीडियो वायरल हुई है तो कहीं ना कहीं जो कुछ अधिकारी है उन्होंने फटकार भी लगाई है, लेकिन अभी किसी तरह की कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है ताकि इन जो कर्मचारियों को एक सम्मान मिल सके। हालांकि जो सफाई कर्मचारी है उनका यही कहना है कि वहाँ जो व्यवस्था है वो पूरी तरह सही नहीं थी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। संजय, उत्तराखंड स्थापना दिवस का हम जिक्र कर रहे हैं, चीफ गेस्ट के लिए खुद मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, इतने सारे वॉलंटियर्स आपने लगाए हुए हैं, 3 लाख दिए जलाने की बातें की जा रही हैं, तो जाहिर तौर पर अगर इस तरह की किरकिरी करने वाली बात बीच में कहीं आती है तो विपक्ष जाहिर तौर पर सरकार पर हमलावर होता है। तो क्या इस दिशा में कुछ हुआ है? देखिए, लगातार ही जब हम दीप महोत्सव की बात की जाए तो दीप महोत्सव को लेकर कई दिनों पहले से ही यहाँ तमाम तैयारियां की जा रही थी। एक गंगा सफाई से कार्यक्रम को दिव्य और भव्य बनाने में जुटा हुआ था, वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन इस तरह की जब वीडियो वायरल हुई तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक कई तरह के सवाल खड़ी करती है, क्योंकि वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जो वॉलंटियर्स है जिनके द्वारा वहाँ दीप महोत्सव का एक भव्य कार्यक्रम रखा गया है, वही लोग जब कूड़ा डालने वाली गाड़ी में आएंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर ये भी जानना चाहूंगी संजय, चूंकि आप तो खुद हरिद्वार में मौजूद है और इतनी तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? देखिए, इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए तमाम यहाँ तैयारियां की गई है, क्योंकि हर की पौड़ी का क्षेत्र है तो आज करीब 52 घाटों पर वहाँ जो दीप है वो जलाए जाएंगे। इसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी है वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए जो गंगा सभा के पदाधिकारी हैं वो भी पूरी तरह यहाँ पर तैयार दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर तमाम यहाँ इंतजाम किए गए हैं, किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, इसके लिए जो मेला क्षेत्र है वो कई सेक्टर और जोन में बांटा गया है। सुरक्षा के मद्देनजर वहाँ CCTV भी लगाई गए हैं, लेकिन जो वीडियो सामने आ रही है उसको कहीं ना कहीं अपने आप को एक सत्कार कर रही है। अब देखने वाली बात होगी हमारी इस खबर प्रकाशित होने के बाद किस तरह की उन अधिकारियों पर गाज गिरती है और क्या उन पर कार्रवाई होती है। ठीक है संजय, शुक्रिया तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका। उत्तराखंड में एम्स ऋषिकेश का सर्वर ठप है, सर्वर ठप और मरीजों की मुश्किलें बढ़ी हैं। जाहिर तौर पर 48 घंटों से बिलिंग और डिस्चार्ज प्रभावित है, ये सेवाएं नहीं हो पा रही है, जरूरी मेडिकल सेवाएं प्रभावित बताई जा रही है। लगातार समस्याओं का सिलसिला जारी है, पीआरओ की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। तो देखिए, एम्स ऋषिकेश का जिक्र कर रहे हैं और पिछले 48 घंटों से सभी परेशान है, यहाँ 2 दिन से सर्वर ठप है और पीआरओ ने चुप्पी साधी हुई है। सर्वर ठप होने से मतलब आप समझ सकते हैं कितनी सेवाएं प्रभावित है, लेकिन प्रशासन का इस तरफ ध्यान नहीं गया है। एम्स ऋषिकेश में हालात बहुत बुरे हैं, मरीजों को डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है,
वो मरीज जो ठीक हो चुके हैं घर जाना चाहते हैं, इसके साथ साथ जो उनके तीमारदार हैं वो सोचिए वो भी सफर कर रहे हैं। तमाम परेशानियां, व्यवस्थाओं पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और ऋषिकेश एम्स का सर्वर नहीं चल रहा है। ऋषिकेश एम्स की अपनी समस्याओं की वजह से दिक्कतों का जो सामना है वो मरीजों को करना पड़ रहा है, जिनकी कोई गलती नहीं है, जिनका इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। करीब 48 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और मरीजों को ना तो डिस्चार्ज किया जा रहा है, ना इमरजेंसी में भर्ती कराया जा रहा है। और भी सुनिए, इमरजेंसी में जो लोग भर्ती होना चाहते हैं, इमरजेंसी का मतलब ये जिन्हें तत्काल स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए, तो ये काम भी ऑन पेपर नहीं हो पा रहा है। एम्स प्रशासन का कहना है कि वो मैनुअल चीजें नहीं कर सकते हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ अनुज अवस्थी जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। अनुज, एम्स ऋषिकेश का जिक्र कर रहे हैं, सर्वर ठप हो गया है, क्यों इसे ठीक नहीं किया जा रहा? और जैसा कि अभी मैंने पढ़ा भी कि इमरजेंसी सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। बिल्कुल, करीब 48 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और एम्स ऋषिकेश का जो सर्वर है वो काम नहीं कर रहा है। एम्स ऋषिकेश की हीला हवाली के चलते जो मरीज हैं वो परेशान हो रहे हैं। आप अगर मरीजों की अगर बात करें तो केवल 70 रुपए का अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो आप अपने मरीज को एम्स ऋषिकेश से लेके वापस नहीं जा सकते हैं। ये स्थिति इस समय एम्स ऋषिकेश की है। जो अव्यवस्थाएं वहां पे सामने दिखाई दे रही है। जब न्यूज इंडिया का कैमरा वहां पे पहुंचा तो वहां के जो अधिकारी हैं, वहां के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने बदतमीजी करना की शुरुआत कर दी। उनके जो पीआरओ हैं धीरेन नौटियाल, वो मीडिया से बात करने के लिए मना कर दिया। उन्होंने मीडिया से बचते हुए नजर आए। उनकी चुप्पी ये साफ तौर पे दिखती है कि कितनी अव्यवस्थाएं एम्स ऋषिकेश में है। आपको बता दें मोनिका, चूंकि एम्स ऋषिकेश गढ़वाल और कुमाऊं का ही बड़ा हॉस्पिटल ही नहीं है, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, बिजनौर हो, मुरादाबाद तक के जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ पे आते हैं और अपना इलाज कराते हैं। लेकिन पिछले 48 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। कभी सर्वर खुलता है, कभी सर्वर बंद होता है, लेकिन लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ना तो इमरजेंसी का कोई कार्य हो रहा है, ना तो बिलिंग का कोई कार्य हो रहा है। अगर आपकी जेब में 70 रुपए है भी और ऑनलाइन बिलिंग नहीं हो पा रही है तो आप का जो मरीज है वो 3 दिन तक वहीं पड़ा रहेगा। एम्स ऋषिकेश का कोई लेना देना नहीं है उससे। एम्स ऋषिकेश जो मरीज है उसको वहीं पड़ा रहने देगा जब तक आप वो कुछ कह नहीं रहा इस बाबत। उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है क्या? ये नहीं बताया गया है कि जितनी मेहनत वो लोगों को बाहर जाने से रोकने में कर रहे हैं या फिर उनके साथ अगर बदसलूकी कर रहे हैं, उतनी मेहनत क्या सर्वर ठीक करने में नहीं की जा सकती है? बिल्कुल मोनिका, ये सवाल किया गया, न्यूज इंडिया के द्वारा ही ये सवाल किया गया, लेकिन वो बदतमीजी करने पे उतारू हो गए। ना तो वो किसी प्रकार का कोई मैनुअल पर्ची काट रहे थे। जब उनसे ये बात करी गई कि मैनुअल पर्ची आप क्यों नहीं काट रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि ये ऐसे ही चलता रहेगा जैसा यहाँ पे सिस्टम बनाया गया है। जब डायरेक्टर से बात करनी चाहिए गई तो डायरेक्टर ने भी मीडिया से बात करने से मना कर दिया। साथ ही साथ जो पीआरओ धीरेन नौटियाल हैं, उन्होंने भी मीडिया के साथ बदतमीजी करी और बदतमीजी करने के साथ फोन भी काट दिया और ना ही मौके पर पहुंचे कि मरीज परेशान है, उनके जो तीमारदार हैं वो परेशान है। करीब आपको बता दो मोनिका, चूंकि शनिवार दोपहर 12 बजे से लगा करके और आज सोमवार शाम को 4 बज रहा है, अभी तक जो सर्वर है, कभी बीच में 1 आधे घंटे के लिए भले काम किया हो, लेकिन लगातार जो सर्वर है। आपसे ये भी जानना चाहूंगी, कोई ऑल्टरनेटिव क्या ऐसा रखा गया है इस बीच, चूंकि सर्वर काम नहीं कर रहा, कि जो लोग जिन्हें बहुत ज्यादा स्वास्थ्य सेवाओं की दरकार है, इमरजेंसी में एडमिट होना चाहते हैं, उनके लिए क्या कोई व्यवस्था इस बीच निकाली गई है? कोई ऑल्टरनेटिव रखा गया है? कल देर रात तक तो मोनिका कोई ऐसा अल्टरनेटिव नहीं निकाला गया था। जब न्यूज इंडिया ने खबर चलाई, न्यूज इंडिया ने खबर बोली और न्यूज इंडिया ने इस बात को उनसे जब पूछा, तब उन्होंने एक अल्टरनेटिव व्यवस्था जरूर करी कि हम मरीजों को अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। जो इमरजेंसी, जो बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है, उनको उन मरीजों को ले रहे हैं, लेकिन जो मरीज वहां से रिफर होना चाहते हैं, जो मरीज साधारण तौर पे वहां इलाज कराना चाहते हैं, तो जब तक उनकी बिलिंग नहीं होगी तब तक उनको ना तो अंदर किया जा रहा है ना बाहर किया जा रहा है। तो ये अव्यवस्थाएं एम्स जैसे संस्थानों में हो रही हैं और एम्स का जो प्रशासन है वो बिल्कुल मूक दर्शक बना हुआ बैठा है। जब मीडिया का कैमरा वहां पे पहुंचता है तो उसके साथ भी बदसलूकी और बदतमीजी करी जाती है। तो इस तरीके की नाफरमानी, इस तरीके का प्रशासन एम्स ऋषिकेश का है। जी ठीक है अनुज, शुक्रिया तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका।
बहरहाल आगे बढ़ जाते बेरीनाग में खेल महाकुंभ का आयोजन। 4 दिवसीय खेल महाकुंभ का आगाज पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने किया उद्घाटन। भगत सिंह ने गोल्ड मेडलिस्ट शिवानी को किया है सम्मानित। युवा कल्याण विभाग ने किया खेल का आयोजन। कबड्डी, वॉलीबॉल और खो खो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। उत्तराखंड में होगा खेलों का महाकुंभ 2025 में, यानी कि अगले साल राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा उत्तराखंड राज्य। युवा कल्याण विभाग के द्वारा बेरीनाग महाविद्यालय के खेल मैदान में 4 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ शुरू हो गया है। हमारे देश में 2014 में जब से प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने देश के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाएं बनाई हैं और उन योजनाओं में हमारे युवा खेल प्रतिस्पर्धाओं में आगे आए। इसके लिए पंचायत स्तर से, ब्लॉक स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिताएं शुरू की है और उसके सुपरिणाम भी आए हैं। और इसलिए प्रदेश सरकार धामी जी के नेतृत्व में और हमारी खेल मंत्री रेखा जी के नेतृत्व में हमारे गांव-गांव से लेकर के पूरे शहरों तक खेलों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। उसी दृष्टि से ये खेल कुंभ का आयोजन किया गया है। मेरा विश्वास है कि धीरे धीरे इन्हीं आयोजनों के द्वारा हमारी प्रतिभाएं आगे आएंगी। जैसे आज इस क्षेत्र की शिवानी भाला में प्रथम आई है। सिडनी में 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने हिस्सा लिया है। भारत विकसित देश बनने की ओर अग्रसर है। देखिए, सिडनी में 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने हिस्सा लिया, जहां उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मोदी सरकार में भारत के हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हुआ है। भारत में महिलाएं सुरक्षित हैं और मानव तस्करी पर भारत में रोकथाम के प्रयास जारी हैं। महिलाओं के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मोदी सरकार के नेतृत्व में देश विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं की इंडिपेंडेंसी के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। केंद्र सरकार महिलाओं के प्रति सभी प्रकार की भेदभाव और हिंसा को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऑस्ट्रेलिया 67वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष हुई शामिल। इसमें रितु खंडूरी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान बैठक से वापस लौटी है विधानसभा अध्यक्ष। सम्मेलन में कई मसलों पर चर्चा हुई है। उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में हिस्सा लेकर ऑस्ट्रेलिया दौरे से आज भारत लौट आई हैं। ये सम्मेलन सिडनी के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था। और इस बीच देखिए, यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक कटेंगे तो बटेंगे को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी न्यूज इंडिया से खास बातचीत करते हुए कटेंगे तो बटेंगे पर बड़ा संदेश दिया है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, चलिए हम आपको सुनवा देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एवं मौजूदा हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ में बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है, एक नारा दिया है कि एक रहोगे सेफ रहोगे, ऐसे ही सीएम योगी जी ने कहा था, जिसे लेकर के पूरी चर्चा देश में कि बटोगे तो कटोगे। आप किस तरह देखते हैं? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, विपक्ष कह रहा कि सिर्फ ऐसे नारे उसी वक्त आते हैं जब चुनाव होते हैं। आप किस तरह देखते हैं सर? नहीं, देखिए, वो केवल नारा नहीं है बल्कि समाज का एक संदेश है। जी सर, एकजुट रहिए। आप एकजुट रहेंगे तो राष्ट्र एकजुट रहेगा, राष्ट्र सुरक्षित रहेगा और उसको इसी रूप में लेना चाहिए। सर, दोनों प्रदेशों में चुनाव को लेकर के पूरी ताकत बीजेपी झोंक रही है। झारखंड और महाराष्ट्र में आपको क्या लगता है? क्योंकि मुझे लगता है कि आपके भी दौरे होंगे या बीच में आपकी बात भी चल रही होगी, कैसा लग रहा है आपको? झारखंड और महाराष्ट्र, मुझे दोनों राज्यों में काम करने का मौका मिला है। झारखंड में तो मैं प्रभारी रहा और जब भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी, भाजपा ने विशुद्ध रूप से कहना चाहिए, या जब शिवसेना से गठबंधन टूटा था जी, तो उस समय भी वहाँ का एक क्षेत्र मैं देख रहा था। तो मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में फिर भाजपा की सरकार आएगी और
झारखंड में भी फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की मुझे तो लगता है कि इस बार पूर्ण बहुमत की आनी चाहिए। पहले वहां पर गठबंधन में हम लोग आते थे, 36-37 सीटें वहां पर भाजपा लाई है और 5-6 सीटें फिर जो सहयोगी दल है उनके उनसे सरकार बनी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि झारखंड में इस बार जैसे हरियाणा में हुआ है पूर्ण चौंकाने वाला रिजल्ट आ सकता है। सर एक सवाल और है, प्रधानमंत्री तमाम धर्मस्थलों को रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ रहे हैं। हमारा उत्तराखंड तो पूरा हब है धर्माटन का। यहाँ पे ऋषिकेश जम्मू तवी यानी जो माता वैष्णो उसके भक्त भी बहुत हैं, हर जगह ही हैं, लेकिन क्या लक्सर को उसका फायदा मिलेगा? एक दूसरा है हमारा जो लक्सर क्षेत्र है, इससे जो द्वारकाधीश और हरिद्वार की जो कनेक्टिविटी जुड़ी हुई, लेकिन लक्सर में कहीं स्टॉपेज भी नहीं है और कई बार डिमांड भी यहाँ के हजार भक्त जो है। यहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं ने बात मेरे सामने रखी है और इसके लिए रेल मंत्री से बात की जाएगी ताकि जो लोग स्थानीय लोग हैं उसको उसका फायदा हो। चलिए, सांसद त्रिवेंद्र रावत जी कह रहे हैं कि दोनों प्रदेशों में महाराष्ट्र और इस बीच हरिद्वार से खबर सामने आ रही जहां पर जाम की स्थिति को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई है। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। रास्ता न मिलने को लेकर विवाद बढ़ गया। बहादुराबाद ब्लॉक का पीठ बाजार का इलाका बताया जा रहा है जहां का ये केस है। स्थानीयों ने लगाया अवैध वसूली का आरोप। देखिए, हरिद्वार के बहादुराबाद ब्लॉक के राजपुर पीठ बाजार में जैम को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद देखते देखते ये विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि बाजार के पास एक शादी समारोह का आयोजन हो रहा था जहां कुछ लोग सामान खरीद रहे थे। वहीं जाम की वजह से इन लोगों को रास्ता नहीं मिला, विवाद हो गया। इसी मामले को लेकर स्थानीय लोगों का आरोप है कि बाजार लगवाने के नाम पर लाखों रुपए की अवैध वसूली की जा रही है, जिससे जाम की समस्या बढ़ रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। लाडकी बहीण माझी